ठीक है भाई चलो। तो पिछले वाले क्लास में तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो था, यहाँ तक का हम लोग का टॉपिक जो था ये कवर हो चुका था। क्लियर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से अब जब आगे हम लोग को देखने वाले हैं, इसमें से सबसे पहले तो रिलेशन देखेंगे। एक तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता क्या है। और मैंने तुमको कल एक लास्ट में एक रिलेशन लिख करके छुड़वाया था, जिसको कि बोले थे कि हम लोग कल यहीं से उसको स्टार्ट करने वाले रहेंगे। क्या लिखे थे? E इज इक्वल्स टू वी बाई, सॉरी, V इज इक्वल्स टू E बाई एल था कि E इज इक्वल्स टू V बाई एल था? E इज इक्वल्स टू V बाई एल था। ठीक है, तो E इक्वल्स टू V बाई एल लिख करके हम लोगों ने छोड़ा हुआ था, और उसी के बेसिस पर हम लोगों ने फिर VD का वैल्यू जो था वो दो हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ था। क्लियर। ठीक है भाई चलो। तो आज के लिए पहले मैं सीधा हेडिंग लगाओ, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। मतलब VD और I के बीच में हम लोग को यहाँ पे रिलेशन निकाल करके दिखाना है। ठीक है, चलो भाई तो इसको डिराइव करना स्टार्ट करें। सबसे पहले तो देखो ध्यान से, कल हम लोगों ने जो रिलेशन लाया था वो कहां से आया। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने मान लो एक कंडक्टर लिया हुआ है। ठीक है, एक कंडक्टर लिया हुआ है, इसका लेंथ मान लो है L। क्लियर, इसका लेंथ है L। अब मान लो कि यहाँ पे हम लोग इसका पोटेंशियल क्रिएट किए हुए हैं V पोटेंशियल क्रिएट हुआ है। ठीक, तो पोटेंशियल V क्रिएट करने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंपोज हो जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग मान करके चलते हैं, हो जाएगा ये E। क्लियर। तो हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लोगों ने एक रिलेशन देखा हुआ था। क्या देखे हुए थे? V इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट dx। याद आया कुछ? अरे लिखे थे कुछ कि नहीं लिखे थे? V इज इक्वल्स टू E माइनस E डॉट dx था। ठीक है, तो यहां से E का तो वैल्यू E को ही रहने दो, ये माइनस साइन भी हटा दो अभी के लिए, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक, तो ये माइनस ई बेटा, तो मैग्नीट्यूड के केस में अगर लेते हो तो V इज इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा, ये E का E, और dx बोलने का मतलब ये होता है लेंथ। यहाँ पे जो कंडक्टर यूज किया है उसका लेंथ कितना है? L। क्लियर, तब के केस में यहाँ पे आ जाएगा E मल्टीप्लाई बाई L। तो E का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? V बाई L। आया बात समझ में? तो हम लोग जो ये रिलेशन लाए थे कल यहाँ से लाए हुए थे, आज हम लोग को इसका यूज करना है। तो पहले मैं यहाँ पे एक बार इसको, अच्छा इसको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई, वेट, फिर इसको छोटा करके साइड में लिखते हैं। तो ये रिलेशन कहां से आया होगा, ये समझ में आ गया तुमको? ठीक है, इसका भी यूज हम लोग करने वाले हैं। देखो, तो ये है अभी एक कंडक्टर, हमको निकालना है वैल्यूज, सॉरी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई और वीडी के बीच में हम लोग को यहाँ पे रिलेशन निकालना पड़ेगा। करंट के लिए हम लोगों ने इसी चैप्टर में पहले में फॉर्मूला देखा हुआ था। आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? सोच सोच, आई इक्वल टू क्या होता है? चल भाई पीछे, थोड़ा मोड़ा अगर कहीं पे कुछ देखा सुना हो तो बता कि आई इज इक्वल टू क्या होता है। पैदलों, आई इक्वल टू होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू डिवाइड बाई टी, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज किसी एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से पास होता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे दो चीजों का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले में आ जाएगा यहाँ पे Q, Q मतलब चार्ज, और नीचे में आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज? नीचे में आ जाएगा क्या चीज? यहाँ से टाइम। ठीक है, तो हम लोग को पहले इन दोनों के वैल्यूज निकाल करके यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे, क्योंकि करंट का ही हम लोग को रिलेशन निकालना है। करंट का हमारे पास एक ही फॉर्मूला अभी तक मिला हुआ है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू Q का। तो Q मतलब कि चार्ज इस पूरे के पूरे कंडक्टर में। अब ध्यान दो, यहाँ पे कुछ चीजें हमको एज्यूम करना है। क्या क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है? अरे लेंथ कितना है भाई? L। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान करके चलो कैपिटल A है। ठीक है, तो लेंथ हो गया L, एरिया हो गया A। अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या बोले? चार्ज पर यूनिट, इसी को हम लोग चार्ज डेंसिटी भी बोलेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये मान करके चलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम का इसमें वैल्यू कितना होगा, लेंथ है एल। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, पहले इसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया एन, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे में कितना होगा, इस पूरे कंडक्टर में कितना होगा, जितना इसका वॉल्यूम है उतना मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉन का नंबर, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम। अरे जैसे मान लो ये डब्बा लिए, इस डब्बे का इतना एरिया मान लो, इतना जो वॉल्यूम है इतना मान लो ये एक यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, इतना क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर इतने यूनिट वॉल्यूम में, इस यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो पूरे में कितने होंगे, n मल्टीप्लाई बाई इसका वॉल्यूम, यही आएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ। अरे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया होगा कि नहीं होगा। तब के केस में यहां से इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू एरिया। आया बात, इतना समझ में, इतना बात समझ में आया, ठीक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है n, तो नंबर, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, Ne होगा। तो यहां पे लिखेंगे इसको अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये पहले नंबर, ये पहले नंबर पे देख लिए, ये सेकंड नंबर पे देख लिए, थर्ड नंबर पे देख लिए, और फोर्थ नंबर पे अभी निकाल रहे हैं अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज जो रहता है वो E होता है, तो n इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा, Ne, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इक्वल्स टू Ne। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब अगर यूनिट वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, इतना मतलब यूनिट वॉल्यूम का चार्ज मल्टीप्लाई बाय पूरा वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन कंडक्ट, सॉरी चार्ज ऑफ द कंडक्टर या चार्ज इन द कंडक्टर, amount of charge in the conductor। अमाउंट ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर कितना हो जाएगा, ये Ne मल्टीप्लाई बाई एरिया इंटू लेंथ हो गया। आया बात इतना समझ में, तो ये हो जाएगा भाई, इतने सारे इंफॉर्मेशन यहां से रिलेटेड, इसमें कोई डाउट है और नहीं ना। दूसरा हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे होंगे, क्योंकि हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी पहले ही मान चुका है, अरे मान्य हो कि नहीं मान्य हो भाई, मान्य है ना। तो यहाँ पे हम लोग वीडी ले लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, वीडी इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट, किधर जाएगा ये प्लस है, इधर माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे इस साइड में, तो इधर हो जाएगा इसका वेलोसिटी वीडी, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तब के केस में टाइम कितना लगेगा, सोच के बताओ। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। अरे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं होता, निकालो, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी आएगा। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, Ln, और वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, Vd, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, T इज इक्वल टू L डिवाइड बाई Vd। बात समझे, ठीक। 1 2 3 4 5, इसको मान लो 6 नंबर, तो टोटल 6 एलिमेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, जिसमें से हमारे काम का है ये चार्ज, और इसी चार्ज का ये वैल्यू कितना है, कैपिटल Q ही है, ये यहाँ पे जो Q लिखे हैं, तो कंडक्टर का चार्ज मिल गया NeAl, ठीक है, और टाइम मिल गया कितना, L बाई Vd। दोनों वैल्यूज ला करके भाई यहाँ पे ठूस दो, सिंपल सी बात, ये हो जाएगा I इक्वल टू Q का वैल्यू कितना आया, टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर कितना आया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, NeAl, NeAl यही आया है, डिवाइड बाई T का वैल्यू कितना आ गया, L डिवाइड बाई Vd, तो ये हो जाएगा L डिवाइड बाई Vd, L से L कैंसिल, Vd ऊपर चला जाएगा, आएगा क्या यहां से, I इज इक्वल टू NeAVd, NeAVd। यहां तक में कोई डाउट है नहीं। अब देखो,
तो NeFVD एक, तो ये फॉर्मूला तुमको ऐसे ऐसे ही याद रखना है। ऊपर से मैं अभी बोला हुआ हूं कि तुमको उसका भी यूज करना है, तो उसका यूज कब करने के लिए मिलेगा, जब तुमको यहाँ पे E दिखे या फिर V दिखे, दोनों में से कुछ एक दिखना चाहिए। कल हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला हुआ है, बोल तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू V, और बिना देखे बोल, नहीं बोल तो डिवाइड बाय M। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, वी नो दैट VD इज इक्वल टू क्या होता है, E टाउ डिवाइड बाई M। ठीक है, ये वैल्यू ला करके यहां पे रख दो भाई, वो क्या जाएगा, ये I इज इक्वल टू N E, फिर A, फिर E टाउ डिवाइड बाई M। क्लियर, सॉल्व करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, NE स्क्वायर, दो ई है तो NE स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई बाई A E टाउ और डिवाइड बाई M। एक फॉर्मेट ये हो गया। दूसरा फॉर्मेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके जगह पे वो लिखोगे तो आएगा क्या, यहां से I इज इक्वल टू NE स्क्वायर, क्लियर, A V टाउ डिवाइड बाई ML होगा, यही E के जगह पे V बाई L लिख दिए। तो ये तुम्हारा एक और फॉर्म हो गया करंट, और ये रिलेशन है करंट और पोटेंशियल के बीच में, ये रिलेशन है करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में, और ये जो रिलेशन है कहां गया, ये जो रिलेशन है ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये ध्यान दो, इसको अगर देखोगे, तो ये V को अगर मैं मान लो बाहर में लिखा, मान लो इसको V को अलग, ये V को अलग कर दिए। अब ध्यान दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये तो कांस्टेंट होगा, एक यूनिट में जितने इलेक्ट्रॉन है वो तो उतने ही रहने वाले हैं, वो तो चेंज होंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये भी चेंज नहीं होगा, अरे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम ही ना बचेगा ये। नेक्स्ट, एरिया उसका जितना है वो कैसे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे तो वो मोटा पतला होगा क्या कंडक्टर, नहीं ना, उसका एरिया भी जो है वो क्या हो जाएगा, फिक्स। तो एरिया भी क्या हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट, नीचे में L है, L भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो सारे वैल्यूज यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे तुम्हारे कांस्टेंट, याद हुआ। अब ध्यान दो, तो I इज इक्वल टू ये R, अगर इस सारे कांस्टेंट को अगर हम लोग मिला करके R लिखते हैं, कैपिटल R, तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी आर, होगा कि नहीं होगा, होगा। और यही क्या होता है, ओम्स लॉ, यही क्या होता है, ओम्स लॉ। तो यहां से हम लोग कूदेंगे कहां पे, ओम्स लॉ। तो ये चीज समझ में आ गया कैसे आया हुआ है, इसको पहले निपटाओ जल्दी से, फिर छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स है उसको कवर अप करेंगे, फिर पहुंचेंगे सीधा हम लोग ओम्स लॉ पे। ध्यान से लिखना, हर चीजों को मैंने अलग अलग पॉइंट्स पे लिखा हुआ है, तो अच्छे से आइडेंटिफाई करके चीजों को ध्यान से लिखो। हुआ क्या, लिखो लिखो जल्दी लिखो भाई, हो गया, गुड। आगे देखो, अब यहां से तो इसमें से हम लोगों ने करंट का अलग अलग रिलेशन यहां से फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद करंट के रिलेशन मिलने के बाद अब तुमको यहां से देखना है, एक छोटे मोटे 2 टॉपिक्स है उसको पहले उड़ा दो। मोबिलिटी वगैरह तो मे भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, तो मोबिलिटी नहीं करवाने वाला मैं तुमको। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट 2 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी लगाओ, अगला हेडिंग लगाओ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जे वेक्टर का यूज करते हैं। जे वेक्टर यूज करना बोलने का मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे जे वेक्टर का, इसको बोला जाता है करंट डेंसिटी। अब ध्यान दो, करंट डेंसिटी होता क्या है, ये हो जाएगा द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर, मतलब किसी भी कंडक्टर से अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है, कैसे करंट फ्लो होने वाला रहेगा, इसका कंडीशन है। एक तो करंट जो है वो उसके क्रॉस सेक्शन से पास होना चाहिए, और क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर पास होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर पास होने वाले करंट को ही हम लोग इसमें लिया करते हैं। आया बात इतना समझ में, क्लियर। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं भाई, लिखेंगे इस पे द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोन
थ्रू ऐसे लिखो, फ्लोन परपेंडिकुलर फ्लोन परपेंडिकुलर थ्रू द flown perpendicular through the cross section area of a conductor. ठीक ठीक, तो करंट कहां से पास हो रहा है? पर यूनिट एरिया से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, देखो भाई, तो अगर हम लोग इसको फॉर्मुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये वेक्टर जे इज इक्वल टू होता है आई डिवाइड बाई ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेक्टर जे इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई ए। बताओ तो यूनिट क्या होना चाहिए इसका? कूलम कहां भाग गई? हाँ, क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर। तब के केस में इसका एसआई यूनिट जो है ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट आ गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये जो बात कर रहा है ये कैसे बात कर रहा है? जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया ये एक कंडक्टर, अब मान लो ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए समझो, यहाँ पे अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, तब के केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन किधर होगा? सोचो सोचो। होगा ना, मतलब इधर आएगा भाई इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो रहता है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो। अरे कन्वेंशनली मान लो भाई, मतलब कि नॉन कन्वेंशनली मान लो। कन्वेंशनली देखोगे तो इलेक्ट्रिक करंट उधर फ्लो हो रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट मानते हैं, तब के केस में इलेक्ट्रिक करंट इधर फ्लो हो रहा होगा। तो दोनों ही कंडीशंस में से कोई सा भी कंडीशन ले लेते हो, तो जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का डायरेक्शन होता है ये ऑलवेज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड होगा। होगा। दूसरा चीज, यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, आई ही ना फ्लो हो रहा होगा, आई फ्लो हो रहा होगा भाई। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रहा है, इसके लिए कंडीशन याद रखना। सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर होता है इस एरिया के, ठीक है, पर पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, और पैरेलल होगा एरिया वेक्टर के। एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर भी उधर ही जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट भी उधर ही जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट और एरिया वेक्टर दोनों क्या हो गए? पैरेलल। लेकिन एरिया वेक्टर नहीं, एरिया और इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। कंफ्यूजन होगा भाई, पहले ही बता रहा हूं। एरिया और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक करंट एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बात समझे इतना? अब करंट का डायरेक्शन कुछ भी ले लो, बोलने का मतलब कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन लोगे तो इधर से उधर जाएगा, और अगर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो करंट फ्लो करवा करके लाता है उसके डायरेक्शन देखोगे तो उधर से इधर आएगा। तो दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के वो पैरेलल होने वाला है। एक तो सीधा पैरेलल जाएगा, एक नेगेटिव पैरेलल में जाएगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इस साइड में हो गया, तो नेगेटिव पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे आया बात इतना समझ में? एज्यूम करो कि ये जो एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये ऐसे सीधा ना बन करके ऐसे थीटा एंगल से ये इंक्लाइंड हो गया। बात समझ में आया? क्या हो गया? ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो गया। तो अगर ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड हो जाएगा, तब के केस में इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। एक हो जाएगा इसका y कंपोनेंट और एक हो जाएगा इसका x कंपोनेंट। अरे होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो मान लो ये थीटा डिग्री अगर क्या हुआ है? डिस्प्लेस हुआ है, मतलब अगर डेविएट हो गया है ये एरिया वेक्टर, तब के केस में समझो ये जो एरिया है, एरिया, तो इसका ये हो जाएगा इसका वो कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक करंट के पैरेलल है, यही होगा। और यही वो कंपोनेंट होगा जिसका अगर एरिया निकाला जाए तो वो एरिया इलेक्ट्रिक करंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा।
ये इलेक्ट्रिक करंट के पैरेलल आया कि नहीं आया ये? तो ये क्या है, ये a cos थीटा, ये क्या हो जाएगा? अरे नीचे वाले कंपोनेंट को क्या लिखोगे, a cos थीटा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तब के केस में देखो, अगर ये इंक्लाइंड है तब के केस में J इज इक्वल्स टू I डिवाइड बाई a cos, ऐसे नहीं। अगर ये इंक्लाइंड रहेगा इस हिसाब से, तब के केस में इसमें जो फ्लो होने वाले करंट होंगे, तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए एक तो ये फॉर्मूला अलग से याद रखोगे, ऊपर से करंट का वैल्यू यहां से कैसे आएगा, एक तो ये I इज इक्वल टू क्या है, ये J और A है, J और A है, क्लियर। अगर इसको लिखेंगे A तब के केस में होता जब ये एरिया परपेंडिकुलर होता, लेकिन अगर ये थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है तब के केस में ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू J A cos थीटा। कौन से कंडीशन में, जब एरिया थीटा डिग्री से इंक्लाइंड हो, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, व्हेन एरिया इंक्लाइंड विथ एंगल थीटा, ठीक है। इस केस में आई का वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हो, जे वेक्टर जे, एरिया भी तो वेक्टर ही होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, आएगा यहां से। तो एक रिलेशन तुम्हारा करंट और ये मिल गया, बन जाएगा। तीसरा रिलेशन समझो, मान लो कि यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा या चार्जेस जो फ्लो हो रहे होंगे ये वेरिएबल होंगे, या फिर ऐसे समझो कि यहाँ पे हम लोगों को एक, चलो अगर करंट यहाँ पे वेरिएबल होगा तो हम लोग को यहाँ पे हर पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज मिलने वाले रहेंगे करंट के, तब के केस में हम लोग पूरे सरफेस एरिया पे हम लोग करंट, ये जो गोला बनाए हैं यहाँ पे, इस पूरे सरफेस पे या फिर उस पूरे क्रॉस सेक्शन पे हम लोग करंट का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मान लो ये गोला हो गया, ये गोला हो गया, इसके इधर से कुछ अलग करंट, अलग चार्ज पास हो रहा है, ये इस वाले पॉइंट से कुछ अलग चार्ज पास हो रहा है, अलग अलग पॉइंट से अलग अलग चार्जेस पास हो रहा है, तब के केस में जो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसके सरफेस से वेरिएबल तरीके से पास हो रहा होगा, तब के केस में हम लोग पूरे सरफेस का चार्ज नहीं निकाल पाएंगे, मतलब पूरे सरफेस से फ्लो होने वाले करंट को नहीं निकाल पाएंगे। तब के केस में निकालते कि हम लोग एक छोटा सा करंट जो कि एक छोटे से उसके एरिया से पास हो रहा हो, ठीक है। तो इफ अ स्मॉल करंट is passed through a small area, इस केस में हो क्या जाएगा, डी आई निकालेंगे भाई, सीधी सी बात है, छोटा सा करंट निकालेंगे, डी आई इज इक्वल टू जो डेंसिटी है वो तो वैसे का वैसे रहने वाला होगा, और ये हो जाएगा डी ए, और दोनों साइड में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इंटीग्रेट, सरफेस इंटीग्रल जब इसका निकालोगे तब के तो केस में तुम्हारा वो करंट का वैल्यू निकल जाएगा जो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से पास हो रहा हो। आया बात इतना समझ में, क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे इसके लिए रिलेशंस, कितने रिलेशंस निकाल लिया हम लोगों ने, एक तो जे का वैल्यू देख लिया और दूसरा आई का हम लोगों ने दो रिलेशंस लिख लिया यहां से, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया भाई? छोटा सा एक टॉपिक था, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ठोक सकता है, सीधा बोलेगा कि स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन करंट एंड क्या बोलना चाहिए इसको, करंट डेंसिटी, तो ये आई और जे के बीच में ये रिलेशन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये भी वही है, जब थीटा डिग्री इंक्लाइंड हो तब के केस में इसको निकाल लोगे, क्लियर है। और अगर नहीं होगा तब के केस में थीटा का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगा भाई, कितना, 0 डिग्री, और 0 डिग्री आया तो वैल्यू कितना आ जाएगा उसका, 1, ठीक है। उतारो, लिखो जल्दी फटाफट, हो गया कंप्लीट, ठीक है भाई। तो इसमें से अब हम लोगों को एक और रिलेशन निकालना रहता है, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, तो एक छोटा सा वो रिलेशन है, लिखो नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, अभी हम लोगों ने रिजल्ट निकाला हुआ था, क्या निकाले थे, J इज इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई क्या था, A, और पिछले में अभी हम लोगों ने I और VD के बीच में रिलेशन निकाला हुआ है, निकाले थे, तो वैल्यूज पुट कर दो भाई, J इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, I का वैल्यू कितना आया था, NEAVD, ये D छोटा सा इसी के साथ में,
और ये डिवाइड बाई ए, ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या यहाँ से, जे इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा एन ई वी डी, ये आ गया। अब अगर तुमको जे का रिलेशन अगर वीडी से दिखाना है, मतलब करंट डेंसिटी का अगर वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से दिखाना है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर इसको तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर पोटेंशियल से दिखाना होगा रिलेशन, तो भाई चेंज कर सकते हो। फिर वीडी का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जे इज इक्वल टू, तो ये रिलेशन आ जाएगा। दूसरा जे इज इक्वल टू एन ई, इसका वैल्यू ई टाउ डिवाइड बाई एम, यही आया था। इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एन ई स्क्वायर ई टाउ डिवाइड बाई एम। सेकंड रिलेशन ये मिल गया भाई तुमको, ठीक है। तीसरा रिलेशन पोटेंशियल के डिफरेंस मतलब रिस्पेक्ट में, ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकाला। पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ई के जगह पे क्या लिखोगे, वी बाई एल, पुट कर दो। थर्ड रिलेशन जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एन ई स्क्वायर, ई के जगह पे आ जाएगा वी, और यहां से टाउ का टाउ, और ये हो जाएगा एम एल, ये हो जाएगा तुम्हारा तीसरा रिलेशन, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड रिलेशन। आ गया बात समझ में, इजी है। ओको हो गया क्या, लिख लिए इतना। चलो भाई, इसमें से एक रीजनिंग टाइप का एक क्वेश्चन बन सकता है, उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुमको बता रहा हूं पहले, वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि बोर्ड पूछ सकता है क्वेश्चन, हालांकि अभी तक पूछा है कि नहीं पूछा है मेरे को भी नहीं पता। बाकी रीजनिंग वाले क्वेश्चन अब जिस हिसाब से बोर्ड क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर रहा है, मोस्टली चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकता है, तो चीजों को समझने का बस कोशिश करना। देखो ध्यान से, अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं प्रीवियस चीजों को, जिसके बारे में मैंने तुमको बहुत पहले में लिखवाया हुआ है। जो जैसे मैंने जब पहले लिखवाया था उस टाइम पे कल वाले क्लास में मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो कंडक्टर रहेगा, अगर इसको हम लोगों ने आइसोलेटेड स्टेट में रखा हुआ है, तब के केस में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी वेलोसिटी में रहेंगे, इनका भी कुछ एक स्पेसिफिक वेलोसिटी होगा, और वो जो वेलोसिटी होगा वो कहां से आएगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर को गेन करके। तो इनको कौन सा एनर्जी मिल गया तब के केस में, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जब किसी एक कंडक्टर को मिलता है, तब के केस में इसके इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है ये बन जाएगा 10⁵ से लेकर के 10⁶ मीटर पर सेकंड के आसपास। कौन सा वेलोसिटी है ये, थर्मल वेलोसिटी। क्लियर, ये हो जाएगा थर्मल वेलोसिटी। तब के केस में जब हम लोगों ने इसको किसी भी एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, जैसे ही हम लोग, अब देखो थर्मल वेलोसिटी बोलने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये भाग गया यहां तक, तो इस वाले पॉइंट में यहां से यहां तक जो गया हुआ रहेगा, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका थर्मल वेलोसिटी। ठीक, जैसे क्योंकि इसमें तो ये रैंडम डायरेक्शन में जाने वाला है, अभी गया उधर से इधर, तो ये हो जाएगा इसका थर्मल वेलोसिटी। फिर यहां से मान लो इधर भाग आया किसी एक एटम से टकरा करके, ये हो जाएगा उसका थर्मल वेलोसिटी। फिर यहां से यहां भाग आया, ये हो जाएगा उसका थर्मल वेलोसिटी। बात इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया इतना समझ में। अब ध्यान दो, अगर मैं इसको एक्सटर्नल सोर्स से जब कनेक्ट करूंगा, तो ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे टकराया, वापस आया यहाँ पे, वापस आया यहाँ पे, और वापस टकरा करके ये पहुंचा यहाँ पे, और मान लो ये पहुंचा है यहाँ पे। तो अभी इसका नेट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग को बाकी डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग को उसी डायरेक्शन से मतलब है जिधर वो फ्लो करके इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करे, और ये तभी होगा जब ये सीधा भागेगा। तो हमको कौन सा वेलोसिटी से मतलब होगा, जो सीधा जा रहा होगा। भाई आजू बाजू के जिग-जैग मोशन से वो मतलब क्या रहेगा उसमें। बात इतना समझ में आया। तब के केस में इसका जो वेलोसिटी होगा वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। तो जब इसका हम लोग थर्मल वेलोसिटी निकाल रहे थे, तो ये सारे उसके अलग अलग वेलोसिटीज थे, लेकिन जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहां से लेकर के सिर्फ इतने का ही लेंगे, यही लेंगे। बात इतना समझ में आया, ये क्लियर। तब के केस में देखो टाइम तो बहुत ज्यादा लग गया भाई, कहां ना कहां से घूम फिर करके आया हुआ रहेगा और यहाँ पे पहुंचा हुआ रहेगा, तो टाइम तो वही लगा, टाइम तो ज्यादा लगा हुआ रहेगा ना। लेकिन डिस्टेंस ना लेकर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, तो ये बाकी पाथ लेंथ हमारे लिए कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब का है नहीं है। तो बाकी पाथ लेंथ कोई मतलब का नहीं निकला, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कितना बचेगा, इतना। लेकिन यहां से यहां आने में कैसे तुरंत भाग आया है क्या, नहीं ना, घूम फिर करके आया है, तो टाइम ज्यादा लगा है, टाइम ज्यादा लगा है और डिस्प्लेसमेंट बहुत कम। मतलब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होगा। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत कम है और टाइम जो है बहुत ज्यादा है। डिस्प्लेसमेंट बहुत कम और टाइम बहुत ज्यादा, तो वेलोसिटी का वैल्यू कम आएगा कि ज्यादा आएगा। अरे वेलोसिटी का वैल्यू कम होगा कि ज्यादा होगा, पैदल हो, सिंपल सी बात है, कम हो जाएगा भाई, क्योंकि ऊपर का वैल्यू कम है। एज्यूम करके देख लो ना, ऊपर में मान लो ले लिया डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का, ठीक है, और टाइम मान लो लग रहा है उसको 5 घंटे का। 5 घंटे बोलने का मतलब कितना सेकंड हो जाएगा,
1 घंटे ले लो, 1 घंटे में कितना सेकंड हो जाएगा? 3600 सेकंड। अब इसका वैल्यू निकालोगे तो छोटा सा आएगा, बहुत ज्यादा बड़ा आएगा? छोटा सा ही आएगा भाई, सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम लोग निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो जाता है? बहुत कम। और टाइम क्या लग जाएगा? बहुत ज्यादा, क्योंकि उतना ही प्लेस को चेंज करने में ये घूम फिर करके आया हुआ है। तब के केस में टाइम ज्यादा लगने की वजह से इसका जो वेलोसिटी रहता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कम हो जाता है। थर्मल वेलोसिटी 10 to the power 5, 10 to the power 6, बहुत हाई स्पीड, मतलब लाइट के स्पीड के कंपेरेटिव है ये। लाइट का स्पीड 10 to the power 8 जाएगा, मतलब इसे 100 गुना ही बस ज्यादा है। आया बात समझ में इतना? ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्मल वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो रहता है ये आता है 10 to the power -4 में, नेगेटिव में भाग जाएगा, इतना कम स्पीड होता है, इतना कम वेलोसिटी होता है। समझे? क्लियर? तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये मेटल को ऐसे ही रखा हुआ है, तो ये अभी कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन अभी कूदी फांदी मार रहे होंगे अंदर में, तो इधर उधर भागा भागी कर रहे होंगे, उनका वेलोसिटी कितना होगा? अभी 10 to the power 5, 10 to the power 6 का होगा। क्लियर? जैसे ही इसको मैं इलेक्ट्रिकल सोर्स से कनेक्ट किया, तब के केस में इसके इलेक्ट्रॉन सब डायरेक्टेड हो जाएंगे भाई एक ही तरफ में। अब धीरे धीरे ऐसे, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आया बात समझ में? तो ऐसे धीरे धीरे करते हुए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में से आगे बढ़ने वाले रहेंगे। अब समझो, ये तो एक कंडक्टर हो गया। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। मान लो मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, ठीक, इसको कनेक्ट करेंगे मान लो बल्ब से। ठीक है, इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया मान लो बल्ब से। अब जैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां भाई जितना लंबा होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन कौन से वेलोसिटी से चल रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका वैल्यू कितना है? 10 to the power -4। -4 बोलने का मतलब 1/10,000। आ रहा बात समझ में? मतलब 1/10,000 ये धीरे धीरे जा रहा है, 1 सेकंड के 1/10 पार्ट के इक्वल है, समझो 1/10,000। ठीक है, तो ये उतने धीरे धीरे वेलोसिटी से जाता है। 1 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर जाना। मतलब मैं यहां से वहां जब ऐसे कूद करके जाऊंगा और टाइम अगर 1 सेकंड हो रहा होगा तो उसको 1 मीटर पर सेकंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये 1/10,000 है, मतलब कितना हो जाएगा? 0.0001 मीटर। इतना मीटर कवर किया जाएगा कितने सेकंड्स में? सिर्फ 1 सेकंड में। बात समझे? तो ये वायर तो वहां से यहां आने में कम से कम में 2-3 मीटर का तो होगा ही होगा। ये बोर्ड मान करके चलो 1 मीटर का है, एज्यूम कर लो 1 मीटर का है, तो भाई यहां से वहां इलेक्ट्रॉन को तो पहुंचने के लिए पता नहीं कितना ना कितना टाइम लग जाएगा, फिर लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन जैसे, और इलेक्ट्रॉन से क्या है यहाँ पे? चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन से क्या है यहाँ पे? चार्ज कैरियर है। तो जैसे ही ये स्विच को ऑन करेंगे, लाइट ऑन हो जाता है कि टाइम लेता है? तुरंत हो जाता है, इंस्टेंट ऑन हो जाता है। तो भाई स्विच के पास का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे पहुंचा? वो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलेगा जब हम लोग उसको स्विच को ऑन करेंगे। अगर स्विच ऑफ रहता तो एक तरीके से इतना वेलोसिटी है उसका, और अगर उसी डायरेक्शन में भागता तो ये इतनी स्पीड में पहुंच जाता तुरंत। ठीक, लेकिन उसका वेलोसिटी कितना है? 10 to the power -4 मीटर पर सेकंड है। तो इतने में से वो लाइट स्विच ऑन करते ही कैसे चालू हो जाता है? कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो रहता है वो ऑन कैसे हो जाता है? स्विच ऑन करते ही। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला मैं? अब देखो इसका आंसर। जैसे मान लो परेड वगैरह तो देखे हुए रहोगे, अरे देखे तो रहोगे भाई। तो जो बहुत लंबे परेड होंगे, एक आदमी चिल्लाता है पीछे से, ठीक है, दाएं मुड़ बाएं मुड़, इस टाइप से। अरे सुने हो कि इन सबसे भी परे हो, हमारे ही अर्थ में ये सब काम किए जाते हैं। तो ये जो परेड में जो चिल्लाता है आदमी, तो चिल्लाने के बाद उसके वॉइस के साथ साथ वो लोग भागना चालू कर देते हैं क्या? जैसे मान लो मैं यहां से चिल्लाया और यहां से परेड ऐसे खड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि आगे बढ़, आगे बढ़ अगर बोला जाएगा तो परेड कैसे बढ़ेगा? धीरे धीरे करके ऐसे पैर आगे उठाते हुए आगे सीधा बढ़ेगा? एकदम तेजी से जा रहा है क्या? नहीं ना। अब समझो, यहां पे लोगों का ग्रुप है, यहां पे लोगों का ग्रुप है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक आदमी, मान लो मैं यहां से खड़े होकर के मैं चिल्लाया, मैं बोलूंगा आगे चलो, तो ये लोग अब धीरे धीरे स्पीड से आगे चलना चालू करेंगे। लेकिन भाई सारे के सारे चलना चालू किए हैं कि नहीं किए हैं? सारे एक साथ चलना चालू किया है। ऐसे ही समझो,
यहाँ पे ये जो वायर है, वायर में इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, हर कोने में इलेक्ट्रॉन, हर पार्ट में इलेक्ट्रॉन, हर पार्ट में क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन है। तो ये बल्ब में भी तो, इसके फिलामेंट में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, स्विच ऑन करने का मतलब क्या हो गया कि मैं इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दिया। और याद करो इलेक्ट्रिकल सप्लाई, मैंने कल क्या बोला था कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं देता, वो क्या सप्लाई देता है, एनर्जी का सप्लाई देता है। और एनर्जी जो रहेगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रहेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रहता है उसका स्पीड लाइट की स्पीड होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझे। तो भले ही यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धीरे धीरे स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन उनको सिग्नल लाइट के स्पीड से मिल गया। जैसे ही लाइट के स्पीड से इनको सिग्नल मिलेगा, भाई यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी आगे मोशन करना चालू करेंगे। और यहाँ का इलेक्ट्रॉन आगे मूव कब करेगा, जब उसके पास एनर्जी आ जाए। और उसको एनर्जी कब मिलेगा, जब हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल सोर्स से जोड़ेंगे। कल बताया था कि नहीं बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, एनर्जी लेगा, एनर्जी लेकर के आगे बढ़ेगा। तो एनर्जी लेकर के ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा हुआ था और वहीं पर रुका हुआ था, ठीक है। जैसे ही इसको हम लोग वापस से सर्किट ऑन करेंगे, वही एनर्जी को वो किसको ट्रांसमिट कर देगा, वो जो फिलामेंट वहां पे है या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको जुड़े हुए हम लोग रहेंगे। बात समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां पहुंचने में, यहां के इलेक्ट्रॉन को वहां पहुंचने में टाइम लगेगा भाई, समझे। लेकिन वहां का इलेक्ट्रॉन तो वहां पे तुरंत चार्ज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी जो है वो लाइट के स्पीड से जाएगा, और उसका स्पीड कितना है 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ गया बात समझ में। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो रहते हैं वो स्विच ऑन करते ही ऑन हो जाते हैं। ये दोनों वैल्यूज याद रखना, थर्मल वेलोसिटी 10⁵ 10⁶ के आसपास, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। इंपॉर्टेंट वैल्यूज लिख लो। हो गया। अब ध्यान दो, इतने में से हमारे यहां तक के टॉपिक, मतलब एक पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक। यहां तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, करंट देख लिया। अब करंट के बाद तुम्हारा जो सेकंड पोर्शन होने वाला वो होगा, वो हो जाएगा रजिस्टर या रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ओम्स लॉ आएंगे उसमें, हालांकि दोनों अलग अलग है, ये मत समझना कि रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ दोनों सेम होने वाले हैं। फॉर्मूला तुमको दोनों सेम देखने के लिए मिलने वाला होगा, R = V/I। और इसका भी अगर एक्सटेंड करोगे ओम्स लॉ को, तो भी इसमें भी मिलता है R = V/I, लेकिन दोनों का सेंस अलग अलग है। बात समझे। रेजिस्टेंस का सेंस अलग है और ओम्स लॉ का सेंस बिल्कुल अलग है। ओम्स लॉ के हिसाब से देखोगे तो R जो है, रेजिस्टेंस जो है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। लेकिन एक्चुअली में किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है क्या? हर एक सब्सटेंस का वैल्यू कांस्टेंट होता है क्या? नहीं, कुछ कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होते हैं। आया बात समझ में। क्लास 10 में अगर पढ़े हुए रहोगे तो वहां पे वेरिएबल रजिस्टर के बारे में भी पढ़े हुए रहोगे। क्लियर क्लियर। चलो भाई, तो यहां से हम लोगों का जो एक टॉपिक था ये हो गया कंप्लीट। एक टॉपिक और बचा हुआ है तुम्हारा रजिस्टर से रिलेटेड, रेजिस्टेंस से रिलेटेड, और एक टॉपिक फिर आएगा कंडक्टेंस से रिलेटेड। पहले वाले मतलब पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा था, कैपेसिटेंस, मतलब चार्ज को होल्ड करने का कैपेसिटी, और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज को अपोज करने का प्रॉपर्टी, और कंडक्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज को फ्लो होने देने का प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रहा है ये। तो देखो भाई, इतने में से हम लोगों का कैपेसिटर कैपेसिटेंस, रजिस्टर रेजिस्टेंस, कंडक्टर कंडक्टेंस, याद हुआ, नाम समझ में आया इतना, सब एक टाइप के। अगर तुम लोगों को कैपेसिटेंस समझ में आ गया रहेगा तो अब रजिस्टर भी हम लोग का हलवा टाइप से एकदम तुरंत निकल जाने वाला है, कंडक्टेंस भी एकदम तुरंत हलवा टाइप से निकल जाने वाला है। जो जो टर्म्स हम लोग अभी रजिस्टर के लिए देखने वाले रहेंगे सेम, और वही सारे टर्म्स अपोजिट वर्ड्स के साथ में कंडक्टेंस के लिए देखेंगे। क्लियर है। जैसे रजिस्टर के लिए हम लोग देखते हैं, मतलब रेजिस्टेंस जो अप्लाई करने वाला डिवाइस होता है वो क्या होता है, रजिस्टर। प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी किसी मटेरियल का होता है, मटेरियल के इस प्रॉपर्टी को, किसी भी मटेरियल के रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। तीन चीजें हो गया, तीनों चीजों को कंडक्टर के लिए यूज कर दो। जो डिवाइस कंडक्टेंस प्रोवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स, ठीक है। प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा, कंडक्टेंस, ठीक है। और जो ये डिवाइस का प्रॉपर्टी होता है इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। बात इतना समझ में आ गया। जो जो टर्म्स हम लोग रेजिस्टेंस के लिए पढ़ते हुए चलेंगे, सेम चीज कंडक्टेंस के लिए अप्लाई करते हुए चलना। मुश्किल से 15 से 20, एक क्लास मान करके चल, एक क्लास में मैं कंडक्टेंस खत्म करवा दूं, लेकिन रेजिस्टेंस को पूरा डिटेल में बताऊंगा, तब जाकर के कंडक्टेंस तुरंत खत्म हो पाएगा। आया बात इतना समझ में, क्लियर है। तो भाई हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला होगा ये, अच्छा आज तो निकल लो, आज खत्म नहीं कर पाएंगे, और आधे से छोड़ना मेरे को अच्छा नहीं लगेगा।
ओम्स लॉ, ठीक है, सुन लो अभी फिलहाल के लिए, थ्योरी को ही, लिखो मत कुछ भी, कल इसको डिटेल में लिखवाएंगे। ओम्स लॉ बोलता क्या है, बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट, ऐसे ही इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं यहां पे ये मैंने 3 बॉल लिया, 3 बॉल लिया, यहां पे 3 होल्स हैं, यहां पे 3 होल्स है। अब ये बॉल को मैं एक एक करके, एक बॉल, एक होल में एक ही बॉल जाएगा, ठीक है, एक बॉल में एक ही बॉल जाए, मतलब एक होल में एक ही बॉल जाएगा। तो मेरे पास कितने बॉल फेंकने के चांसेस हैं, 3। और इसको अगर चार्ज एज्यूम करोगे तो एक बार में मैं कितना चार्ज फ्लो करवा पाया, 3, समझे। अब मान लो मैं यहाँ पे होल को 5 बना दिया, अब बोलो मैं कितना चार्ज फ्लो करवा पाऊंगा, 3 ही ना भाई। अब जितने यहाँ पे चार्ज है उतने ना फ्लो करवाओगे, तो 3 ही चार्ज अभी भी फ्लो होंगे। अब मान लो मैंने इस इधर 5 चार्ज कर दिया और एक चार्ज बॉल, मतलब बॉल जो है ये होल में ही जाएगा, दूसरा और रास्ता नहीं है। अब कितने चार्ज फ्लो करवा पाएंगे, 3 ही, ठीक, क्योंकि 2 होल तो एक्स्ट्रा है ही नहीं वहां पे, तो अब भी कितने चार्ज फ्लो होंगे, 3। लेकिन अब मैं इधर भी नंबर बढ़ा दिया और इधर भी नंबर बढ़ा दिया, अब कितने चार्ज पास होंगे, 5 होंगे। इसको मान लो नेगेटिव टर्मिनल, इसको मान लो पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो 2 होल दिख रहा है तुमको, एक है नेगेटिव टर्मिनल, एक है पॉजिटिव टर्मिनल। दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग जितना रखेंगे उतना ज्यादा चार्ज का ट्रांसफर हम लोग कर पाएंगे। बात समझ में आया। और ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसी को हम लोगों ने पिछले वाले पूरे चैप्टर में पढ़ा हुआ था, इसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चार्ज का सप्लाई उतना ज्यादा हम लोग कर पाएंगे। अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे भाई। और चार्ज का फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। बोलने का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इसी का वॉइस वर्सा। बोलने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करके जाएगा। इसी का उल्टा ले लो, जितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे होगा। क्लियर हो गया ये। यही क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोन थ्रू इट, या फिर करंट फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर। दूसरा, करंट फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference between the two terminals of the कंडक्टर। याद हुआ, समझ में आ गया। यही क्या है तुम्हारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग डिराइव करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, लॉ क्या बोल रहे हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या यूज किया जाता है, R का, मतलब कांस्टेंट का, ठीक है। तब के केस में यहां से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू I R। ये है ओम्स लॉ। एक्चुअली में ये है ओम्स लॉ, यहां से वो डिराइव किए हम लोग। और ओम्स लॉ के हिसाब से देखोगे तो ये रेजिस्टेंस कैसे है, ये रेजिस्टेंस कैसे है, कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस कैसे है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस वेरिएबल भी होता है। क्लियर। तो ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस को हम लोग को कांस्टेंट लेना रहता है, और रेजिस्टेंस में हम लोगों को कांस्टेंट इसको नहीं लेना रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी कर सकता है। आ गया बात समझ में इतना, क्लियर। अब कल मैं तुमको यहां से स्टार्ट करते हुए, क्योंकि कल बहुत स्पीड में निकालूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं, तुम लोगों को नया कुछ पढ़ाना ही नहीं है, रेजिस्टेंस में नया बताना ही नहीं है ज्यादा। टेंथ में मोस्टली चीजों को मतलब कि 80% पढ़ के आए हुए, ठीक है। बचे कुछ जो थोड़े मोड़े 10-20% के रहेंगे, उसी को बस तुमको मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन करना रहेगा। तो हो सके तो 10th का एक बार रजिस्टर वाले चैप्टर को एक बार रिवीजन मार करके भाग आना, एक आध पेज या 2 पेज में खत्म हो जाता है। 2 चीजें देखना, एक तो ओम्स लॉ क्या होता है, दूसरा रेजिस्टेंस जो रहता है किसी भी मटेरियल का, वो डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करता है। एक तो लेंथ होता है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। फॉर्मूला देखे हुए थे, R इज इक्वल टू रो L बाई A, याद है कुछ। रो जो होता था वो रजिस्टिविटी होता था, ठीक है। तो इतने को बस देख करके आ जाना भाई, तो कल बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और स्पीड में निकाल पाएंगे। नहीं तो फिर बैठे रहोगे और मुंह ताकते रहोगे, और फिर मैं एक एक चीजों को लिख लिख करके कुर्सी में बैठते रहोगे, ठीक है। तो कल रिवीजन करके आ जाना, कोशिश करेंगे इसका मोस्टली पोर्शन को हम लोग रेजिस्टेंस का खत्म ही कर दें, क्योंकि पहले पढ़ चुके हो एक बार और होने को वो इजी भी है। क्लियर। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं।